नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। और इसके अंदर हम ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका टाइम पीरियड है 380 से 412 ईस्वी तक के बीच के। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक निर्बल शासक का उल्लेख मिलता है। हालांकि गुप्त अभिलेखों में वंशावली में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। यानी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक एक निर्बल शासक का उल्लेख कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। सर्वप्रथम 1924 में राखालदास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता का सिद्ध करने का प्रयास यानी सिद्ध करने का प्रयास किसने किया? राखालदास बनर्जी ने, कि वास्तव में ये बात सही है या सही नहीं है। विशाख दत्त की करती है देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा का वर्णन मिलता है। तो रामगुप्त नामक निर्बल शासक का उल्लेख कहाँ मिलता है? विशाख दत्त की करती है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें मिलता है। इसके अलावा बाण भट्ट कृत हरिश्चरित्र, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अरबी लेखक है अबुल हसन अली और उसकी कृति है मुजमल उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो रामगुप्त जो निर्बल शासक हुआ उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम मिलता है, बाण भट्ट की हरिश्चरित्र में मिलता है, राजशेखर की काव्य मीमांसा में, और अरबी लेखक अबुल हसन अली की मुजमल उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हटाकर गद्दी पर बैठा। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। ये लोग क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को गद्दी से हटा दिया और उसकी पत्नी से स्वयं विवाह कर लिया। और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या बताते हैं? ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी बताते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या है? देवश्री, देवगुप्त, देवराज आदि है। इनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम, परम भागवत अन्य उपाधियां थी। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां बताई गई है। क्या क्या है? देवश्री है, देवगुप्त है, देवराज है, ये अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इनकी उपाधियां क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय की? विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम और परम भागवत, ये उपाधियां दी गई है। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है। उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया। रुद्र सिंह तृतीय को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। शक विजय के फलस्वरूप उसने चांदी में व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन चांदी के सिक्कों का भार 32 से 36 ग्राम तक था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना, क्या कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए गुप्त शासकों में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई। यद्यपि हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का मिला है, परंतु अब क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम का भी कोई सिक्का मिल गया तो यदि ऑप्शन में दोनों हो कि गुप्तों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो आपको आंसर क्या करना है? चंद्रगुप्त प्रथम करना है। यदि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय करना है। उज्जैन उसके साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम गुप्त सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुमेर नागा से विवाह किया। इस विवाह से उसे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री हुई थी। तो उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त वाकाटक गठबंधन से पश्चिमी भारत में शकों को उखाड़ फेंका। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय, उनसे किया। अब क्या हो गया? गुप्तों का वैवाहिक संबंध हो गया किसके साथ?
वाकाटक वंश के साथ, और इनके साथ मिलकर के पश्चिमी भारत में शकों को इन्होंने उखाड़े फेंका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मुख्य अभिलेख उदयगिरी गुहा लेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख व मथुरा शिलालेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मुख्य अभिलेख कौन कौन से हैं? उदयगिरी गुहा लेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख और मथुरा शिलालेख। महरौली के लौह स्तंभ से भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। करमदंडा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी का नाम मिलता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्न या 9 विद्वानों की मंडली कहाँ रहती थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहती थी। इन विद्वानों के नाम क्या क्या थे? तो कालिदास है, धन्वंतरी है, सपनक है, अमर सिंह है, शंकु है, वेताल भट्ट, घट, करपर, वराह, मीर और रुचि थे। चीनी यात्री फाहयान, जिसका टाइम पीरियड है 399 से 414 ईस्वी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हालांकि फाहयान अपने यात्रा में उल्लेख कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है। मथुरा लेख में गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का प्रथम गुप्त संवत 61 और 380 ईस्वी है, इस पर लिखा हुआ है। अब है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, जिसका टाइम पीरियड है 415 से 455 ईस्वी। तो कुमार गुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी, उसके विलसड लेख जो एटा जिला से ज्ञात होती है। तो कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि यानी इसके शासन पीरियड का प्रथम तिथि है वो विलसड अभिलेख से मिलती है। विलसड अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? प्रथम तिथि कुमारगुप्त के शासन की। विलसड अभिलेख से भी कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली भी मिलती है, यानी शुरुआत से कुमारगुप्त तक की वंशावली कहाँ मिलती है? विलसड अभिलेख में मिलती है। वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है। यद्यपि अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के समय का है, तो मंदसौर प्रशस्ति में भी इसकी जानकारी मिलती है। और मंदसौर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है? वत्स भट्टी द्वारा रचित है और कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी देती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख भी कुमारगुप्त के मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं। मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त ने किया था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय को यह श्रेय जाता है। यानी पश्चिमी भारत में तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जबकि मध्य भारत में चांदी के सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर क्या करती है? यानी गुप्तों के जो सिक्के हैं उन पर किसका चिन्ह मिलता है? गरुड़ का मिलता है। जबकि कुमारगुप्त पर किसका मिलता है? कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम में अनंत देवी से विवाह किया और स्कंदगुप्त से भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख है ना, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये बताता है क्या कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और उसको स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त जो कि उसका पुत्र था। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, उसकी स्थापना भी कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अशो महेंद्र, महेंदा अन्य उपाधि धारण की। हेनसांग के विवरण के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जो कि कुमारगुप्त की उपाधि थी। तो हेनसांग क्या कहता है कि इसका संस्थापक कौन था? शक्रादित्य। किसका? विक्रमशील विश्वविद्यालय का। और शक्रादित्य उपाधि किसकी थी? कुमारगुप्त की थी। तो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। गढ़वा लेख में कुमारगुप्त को परम भागवत भी कहा गया है। कुमारगुप्त के प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख
जो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख है वो कहाँ मिलता है? बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में मिला है। में भूमि क्रय विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है, यानी भूमि का जो खरीदना बेचना क्रय विक्रय का विवरण है वो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में मिलता है। ये किसका है? कुमारगुप्त का। कहाँ से मिला है? बांग्लादेश से, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के धंधे एवं वेग्राम नामक स्थानों से कुमारगुप्त के ताम्रपत्र लेख मिले हैं। तो बांग्लादेश के 2 स्थानों पर धंधे और वेग्राम, ये धंधे और वेग्राम कहाँ है? बांग्लादेश में। क्या मिला है यहाँ पर? ताम्रपत्र मिले हैं। किसके? कुमारगुप्त के। तो आंतरिक शिलालेखों के अनुसार स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर का राज्यपाल बंधु वर्मा था। इसमें बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का भी उल्लेख है। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार जो राज्यपाल था इसका बंधु वर्मा, इसने क्या किया? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदसौर का अन्य नाम दसपुर भी था। तुमेन अभिलेख जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है 435 ईस्वी का, इसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या? तुमेन अभिलेख क्या बताता है? कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य बताता है। कुमारगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेखों बंगाल से मिले हैं। कुमारगुप्त पहला शासक है जिसके अभिलेख बंगाल से मिले हैं। ये है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, वेग्राम ताम्रपत्र और धंधे, यानी दामोदरपुर हो चाहे वेग्राम हो और धंधे हो, ये कहाँ से मिले हैं? ये बंगाल से मिले हैं। ये कुमारगुप्त के हैं। अब आगे है स्कंदगुप्त। इसका टाइम पीरियड है 455 से 467 ईस्वी पूर्व, यानी 467। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हो गया। जूनागढ़ अभिलेख ये कहता है जैसे स्कंदगुप्त शासक बना तो किसका आक्रमण हो गया? हुणों का आक्रमण हो गया और उसने हुणों को पराजित कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। उसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था, यानी गिरनार गुजरात के अंदर सुदर्शन झील थी और उसका पुनर्निर्माण, यानी टूट फूट गई तो उसका पुनर्द्वार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। इस झील का निर्माण फिर किसने करवाया होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं भाई सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण तो करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने निर्माण करवाया। और इसका पुनर्द्वार किसने किसने करवाया है? याद रखना। एक तो यहाँ पर अपने पढ़ लिया सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने के टाइम पीरियड में हुआ है? स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में। इसके अलावा अशोक के गवर्नर यवनराज तुषासप, इसने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया है। रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने भी इसकी मरम्मत करवाई है। तो इसका पुनर्निर्माण किसने किसने करवाया है? निर्माण तो करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पुष्यगुप्त वैश्य ने। पुनर्द्वार करवाया है अशोक के गवर्नर तुषासप ने और रुद्रदामन के गवर्नर है सुविशाख ने। और इसके अलावा स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में हुआ है। तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में सौराष्ट्र के अंदर जो सुदर्शन झील है वो इसका सौराष्ट्र का गवर्नर था। कौन? स्कंदगुप्त के टाइम में गवर्नर कौन था? पर्णदत्त, और उसका पुत्र था चक्रपालित। तो पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, इसकी देख रेख में इसका पुनर्निर्माण हुआ है। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। स्कंदगुप्त ने राजधानी किसे बनाया? अयोध्या को बनाया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। इसके अनुसार कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, परंतु कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित हुए। और भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हुणों के साथ भयंकर युद्ध, हुणों की स्कंदगुप्त से पराजय का उल्लेख मिलता है। ये याद रखना कि भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में क्या जानकारी मिलती है कि हुणों के साथ युद्ध हुआ इसका, और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त वैष्णव था। क्या था?
वैष्णव था। स्कंदगुप्त के काल में स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़कर 144 से 146 ग्राम तक हो गया। स्कंदगुप्त के काल में स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़कर 144 से कितना हो गया, 146 ग्राम तक हो गया। पूर्व गुप्त सम्राटों के समय यह 118 से 123 ग्राम होता था। स्कंदगुप्त के समय सिक्कों में मिलावट भी सबसे ज़्यादा थी, यानी स्कंदगुप्त में सिक्कों का वजन भी बढ़ गया और मिलावट भी बढ़ गई। गुप्त सम्राटों के समय यह कितना था, 118 से 123 ग्राम था, जो बढ़ करके 144-46 ग्राम हो गया और मिलावट भी ज़्यादा हो गई। स्कंदगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला तो पहला कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और यदि अंतिम शासक पूछे तो स्कंदगुप्त है। चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला गुप्त वंश का अंतिम शासक क्या कौन है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी निम्नलिखित थे, यानी अनेक प्रकार के उत्तराधिकारी आए, परंतु उत्तराधिकारी है उनमें कोई खास विशेष से दम नहीं था। पुरुगुप्त, इनके उत्तराधिकारी पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त द्वितीय है, बुद्धगुप्त है, नरसिंह गुप्त जिसे बालादित्य भी कहते हैं, भानुगुप्त है। और भानुगुप्त के टाइम में क्या विशेष है कि इसके समय का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त के टाइम में 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है, इसमें सती प्रथा का प्रथम जानकारी मिलती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है क्या कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, एरण अभिलेख में। कब का है, 510 ईस्वी का। किसके शासनकाल का है, तो भानुगुप्त का। किसका, भानुगुप्त का। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य कितनों भागों में बंट गया, 3 भागों में बंट गया। मगध क्षेत्र में नरसिंह गुप्त शासक था। मालवा में, यानी नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य कितने भागों में बंट गया, नरसिंह गुप्त बालादित्य के टाइम में 3 भागों में बंट गया। मगध में तो कौन थे, नरसिंह गुप्त। मालवा में कौन थे, भानुगुप्त। बंगाल में कौन थे, वैन्यगुप्त। इस प्रकार 3 पार्ट में बंट गया, स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया 3 स्थान पर अलग अलग। हेनसांग के अनुसार नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हुण नरेश मिहिरकुल को पराजित कर बंदी बना लिया था। हेनसांग कहता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य था जिसने हुण नरेश मिहिरकुल को बंदी बना लिया था, परंतु बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। ये बात याद रखनी है भाई आपको कि कौन सा शासक था गुप्तों में जिसने मिहिरकुल को बंदी बना लिया था, तो वो था नरसिंह गुप्त बालादित्य, और अपनी माता के कहने पर उसने उसको रिहा कर दिया। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय शासक बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, जबकि विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। समझ रहे हो क्या, कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। यदि अंतिम महान शासक पूछे तो कुमारगुप्त तृतीय, और अंतिम शासक पूछे तो विष्णुगुप्त है, अंतिम शासक है। अंतिम महान शासक कौन, कुमारगुप्त तृतीय। अंतिम शासक कौन, विष्णुगुप्त। इसने चक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, विष्णुगुप्त ने चक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ओके दोस्तों, इस प्रकार ये पार्ट हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट का जो आगे का गुप्त साम्राज्य है वो आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ दोस्तों। ओके, थैंक यू।